ये टेंडर उन स्टेटस में ही क्यों मिला जिन स्टेटस में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। 7 करोड़ का रेवेन्यू करने वाली एडोक्यूटी आज 135 करोड़ पे बैठी है। पता चला कि ये तो बीजेपी की एमएलए संजीव कुशवाहा का एनजीओ इस एनआरआई कॉलेज को चला रहा है। एडोक्यूटी एनटीए का टेंडर हारी, टेंडर कैंसिल। एमपीए का टेंडर हारी, टेंडर कैंसिल। एसएससी का टेंडर हारी, वो भी टेंडर कैंसिल। टेंडर हारते ही टेंडर कैंसिल हुए, रूल चेंज हुए, दोबारा टेंडर आया, फिर टेंडर जीत गया। गलती से जब जॉब पोस्टिंग में वेंसिको और इनोवेटिव व्यू का नाम पकड़ा गया, टेक्निकल राउंड में जिस एरिया में टीसीएस स्ट्रांग था उसके मार्क्स कम किए गए और एडोक्यूटी के ये अमीर का बच्चा नहीं है कि सेंटर में 500 का नोट निकालेगा और बर्गर खरीद के खा लेगा। देखिए, आजादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो हायर पोजीशन के लिए हायरिंग से होती थी उसके लिए अलग से एक कमीशन था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एफपीएससी। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम करा के हायरिंग कराती थी, लेकिन दिक्कत इसमें यह थी कि रिक्रूटमेंट के टाइम पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, पॉलिटिकल इंटरफेयर होता था, सिफारिशें लगती थी। ब्रिटिश को अगर कोई क्रिटिसाइज कर दे तो उसको नहीं रखा जाता था। अब इसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो डिस्कशन उठा कि जो पहले एग्जाम का सिस्टम था वो अनफेयर था। अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, वरना जो पार्टी जीत के पावर में आएगी वो अपने फायदे के हिसाब से रिक्रूट कराएगी। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ईयर 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बना तो ब्रिटिश राज के इस पुराने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को चेंज करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी कर दिया गया और यूपीएससी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आर्टिकल 315 टू 323 में डाला गया। और ऐसा करने से हुआ यह कि यूपीएससी की पावर, उसका रोल, उसमें जो मेजर चेंजेस होंगे वही अपने हिसाब से चेंज नहीं हो पाएंगे, बल्कि उसके लिए आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। अब इससे फायदा यह हुआ कि जो टॉप लेवल के सिलेबस अलग एग्जाम, अलग इंटरव्यू करा के हायरिंग करते थे, और ऐसा करने से दिक्कत यह हुई कि सेम एजुकेशन लेवल के जॉब्स के लिए स्टूडेंट्स को बार बार अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था और इस वजह से स्टूडेंट का पैसा और टाइम तो बर्बाद होता ही था, गवर्नमेंट रिसोर्स भी एक ही काम के लिए बार बार खराब होते थे। और 4 नवंबर 1975 को सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन एसएससी बनाई गई, जिसका नाम आगे चल के ईयर 1977 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर दिया गया। अब इस कमीशन बनने से एक सेंट्रलाइज बॉडी बन गई और सेम रैंक की जॉब्स के लिए कॉमन एग्जाम वगैरह होने लगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि इसको यानी कि एसएससी को कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 315 से 320 में नहीं रखा गया और यहीं से सारी दिक्कतों की जड़ें स्टार्ट होती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट पावर में आई उसने अपनी कन्वींस के हिसाब से चलना शुरू किया। और इस टाइम पे जब एसएससी को बनाया गया था तो इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे, ऑफलाइन रिटर्न एग्जाम होते थे और एसएससी खुद एग्जामिनेशन अपॉइंट करती थी और जो क्वेश्चन पेपर बनते थे वो सिक्योर गवर्नमेंट प्रेस में प्रिंट करवाए जाते थे। और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग होती थी, स्कूल कॉलेजेस होते थे, गवर्नमेंट उसके अंदर गवर्नमेंट टीचर के थ्रू एग्जाम करवा दिए जाते थे। कहने का मतलब है कि सारा का सारा जो काम था वो गवर्नमेंट के अंडर में था, कोई भी चीज प्राइवेट नहीं हुई थी इस समय एसएससी में। अब देखिए, जब यह सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ तो काफी दिनों तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ईयर 2000 आते आते जैसे जैसे इंडिया के अंदर एजुकेशन का लेवल बढ़ा तो एसएससी में एप्लीकेशन के नंबर भी बहुत तेजी से बढ़े। 30 लाख से भी ज्यादा एप्लीकेशन एक साथ आने लगे और इसकी वजह से मिसमैनेजमेंट के केसेस भी सामने आने लगे, रिजल्ट्स में डिले होने लगे, 8-8 महीने लग जाते थे रिजल्ट्स आने में। गवर्नमेंट रिसोर्सेस कम थे तो मिसमैनेजमेंट की वजह से कभी कभी ऐसा हुआ कि क्वेश्चन पेपर जो था वो प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो गया, कभी ट्रांसपोर्ट, कभी स्टोरेज से लीक हो गया। लेकिन इसके बाद भी इस पार्टिकुलर स्टेज पे प्राइवेट प्लेयर्स जो थे उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया था। सिर्फ पेपर का जो रॉ मटेरियल होता था उनके लिए प्राइवेट वेंडर्स थे, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। अब काफी दिन तक एसएससी का ये जो प्रोसेस था इसको खींच खींच के बढ़ाया गया, लेकिन 29 सितंबर 2013 को जब सीबीआई ने एसएससी सीजीएल TA2 एग्जाम के
क्वेश्चन पेपर लीक की धरपकड़ की। इस एक इंसिडेंट की वजह से मीडिया की हेडलाइन बहुत ज्यादा बनी। एसएससी की क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा झटका लगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग डीओपीटी तुरंत हरकत में आई और 2 साल तक मल्टीपल प्लानिंग के बाद ईयर 2015 में यह डिसाइड हुआ कि इन सब चीजों से निपटने के लिए अब एसएससी के एग्जाम सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के यूं करवाने होंगे। प्लान इन्होंने सिंपल सा बना रखा था कि एसएससी के क्वेश्चन पेपर को बना के एक सिक्योर सर्वर के क्रिप्टेड फॉर्म में डालेंगे। एग्जाम होगा, स्टूडेंट्स कंप्यूटर पे एग्जाम देने बैठेंगे, वहीं पे क्वेश्चन पेपर डिक्रिप्ट होगा। थर्ड, इसके पीछे इनका यह था कि हर स्टेप में ये जो पेपर लीक का इंसिडेंट आ रहे हैं वह खत्म हो जाएंगे। अब प्लान तो बना लिया गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने का एसएससी के अंदर, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए पूरे देश के अंदर एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी। कंप्यूटर लैब्स चाहिए थी ताकि इन लैब्स के कंप्यूटर का यूज करके स्टूडेंट्स एग्जाम दे सके। एक सिक्योर एग्जाम सॉफ्टवेयर चाहिए था जिसमें एक एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर लोड हो। मल्टीपल सीरीज में एक साथ ये एग्जाम करवाने के लिए नेटवर्क और सर्वर मैनेजमेंट चाहिए था जो गवर्नमेंट के पास नहीं था। और फिर इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहीं से एसएससी के अंदर एंट्री होती है प्राइवेट कंपनीज की। एसएससी के देश के अंदर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाने के लिए फॉर्मल टेंडर निकालती है ताकि मल्टीपल प्राइवेट कंपनीज जिनके अंदर क्वालिटी हो वो अप्लाई कर सके। इसके अंदर एसएससी ने ये टेंडर निकालते टाइम रूल सैंपल रखा था। इनके रूल के हिसाब से सिर्फ वही कंपनीज अप्लाई कर सकती हैं जिनका कम से कम 3 साल का एवरेज टर्नआउट 75 करोड़ से ज्यादा हो और कम से कम 4 इयर्स कंप्यूटर के थ्रू उन्होंने एग्जाम पहले करा रखे हो। ये उस टेंडर की कॉपी है, एक बार आप पढ़ के देख लीजिएगा। अब एसएससी जब ये टेंडर निकालती है और ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है तो 12 अप्रैल 2016 को सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये टेंडर जीत जाती है।